हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के कोर्स में हम सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक स्टडी कर रहे थे और लास्ट टर्न पर आपको एक चीज एक्सप्लेन की गई थी जो कि ये है आपके सामने। आपको पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन था कि इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी एट द सेम टाइम। कैसा पॉसिबल है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे और उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे? तो आपको एक आंसर दिया गया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, when a body is in uniform circular motion, the magnitude of the velocity remains same, but the direction of velocity keeps on changing continuously. अब velocity में magnitude भी होता है यानी वैल्यू, और डायरेक्शन भी। और वेलोसिटी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो उसे ही स्पीड कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि एक सर्कुलर मोशन में बॉडी है और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी पूरे में, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होती रहती। तो व्हेन अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम but the direction of velocity keeps on changing continuously। यानी ये चीज डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। और फिर आपको बताया था ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। और आपको एक नई तरह का एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। इससे पहले आप एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो सेकेंड यूनिट में, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज के लिए था। और मैग्नीट्यूड लिखें तो सिर्फ ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी अलग होती थी, इनिशियल वेलोसिटी अलग होती थी, और नीचे टाइम तो एक्सेलरेशन आता था, वो सिंपल एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका चेंज होता है डायरेक्शन। तो आपको बताया था ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड in the body which is called centripetal acceleration। तो आपको एक अलग तरह का एक्सेलरेशन पढ़ाया जा रहा है, जहां पर आपको ये एग्जांपल भी बताया था कि जहां पर वेलोसिटी का वैल्यू नहीं, ये v1 और ये v2 और ये v3 और ये v4, ये अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यूज नहीं है, लेकिन सबके सिंबल अलग अलग इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग है। और सर्कुलर मोशन में हर समय बॉडी का डायरेक्शन बदलता रहता है। तो बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल वर्ड का मीनिंग आपको बाद में बताया जाएगा जब आप इस एक्सेलरेशन का कॉज वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको निकालना सिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था बच्चों को कि आज की क्लास में आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना सिखाया जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है वो आपको सिखा दिया गया है। इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली। वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेलोसिटी बदली हुई मानी जाएगी अगर उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन भी बदल रहा हो। मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो बदलना है ही, डायरेक्शन भी बदल रहा है तो भी उसे बदला हुआ माना जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर में डायरेक्शन बदलना भी अलग यानी चेंज माना जाता है। तो अब हम बच्चों को सिखाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये अब हम शुरू कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को या उसके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है
जिसका सेंटर है O, और इस सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी हर जगह उसकी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि किसी समय वो बॉडी जो इस सर्कल में घूम रही है वो A पॉइंट पर है, और जब वो A पॉइंट पर है तो उस समय उसकी वेलोसिटी को हम बनाते हैं ऐसे। हमेशा किसी भी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां से एक टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये एरो इस बॉडी की वेलोसिटी को शो करता है when it is at point A। सर्कल का रेडियस R है। अब ये बॉडी क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये कुछ देर बाद लेट अस सपोज यहां पहुंच जाती है, और इस पॉइंट का नाम है क्या, B। और जब वो B पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम फिर से यहां से एक एरो की हेल्प से डिनोट करते हैं। और इस वेलोसिटी को आप कहेंगे v प्लस डेल्टा v। अब आपको जैसा कि पहले बताया था, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। आप बच्चे सोचेंगे कि यहां वेलोसिटी v है तो यहां v प्लस डेल्टा v है, लेकिन आपको याद रहे v का मैग्नीट्यूड और v प्लस डेल्टा v का मैग्नीट्यूड सेम है। ये डेल्टा v जो उसमें आया है एक्स्ट्रा, वो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आया है। जैसे कि पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई गई थी कि r का मैग्नीट्यूड और r प्लस डेल्टा r का मैग्नीट्यूड सेम था। जो आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में पढ़ाया था कि एक ही सर्कल के दो रेडियस कैसे हो सकते हैं। ये r और r प्लस डेल्टा r का मैग्नीट्यूड सेम था। ये डेल्टा r उसमें डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आया था। तो जिन्होंने पिछली क्लास ध्यान से देखी है उनको ये बात याद होगी। ठीक उसी तरह यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर v प्लस डेल्टा v हो जाने का ये मतलब है कि उसमें ये डेल्टा v डायरेक्शन के चेंज की वजह से आया है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का पूरे सर्कुलर मोशन में सेम रहेगा। अब अगर हम यहां से B पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो आपको बताया था ये जो एंगल होता है इसे हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी किसी सर्कल में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है तो सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करते हैं या सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड होता है वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस यहां ये शो किया जा रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी A पॉइंट पर जब v थी और उससे चेंज होकर B पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हुई डेल्टा t टाइम में, तो जितनी देर में बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई उतनी देर में उस बॉडी ने सेंटर पर डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड कर दिया। ये बात बहुत ध्यान से सुने और दिमाग में बिठा लें कि जितनी देर में बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई और चेंज हुई है, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है ओनली। बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद भी बच्चे
इस बात पर गौर कई बार नहीं फरमाते हैं। तो याद रखें, बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई, ये चेंज सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जितनी देर में भी बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई, उतनी देर में उसने सेंटर पर, क्योंकि मूव करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर पर डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड कर दिया है, और ऐसा करने में उसे डेल्टा टी टाइम लगा है। तो इस बात को अगर हम वेक्टर नोटेशन में शो करें तो हम इस तरह शो करेंगे। ध्यान से देखें, ये मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसका नाम मैं लिख देता हूं v। उस वेक्टर में यहां पर एक और वेक्टर बनाया जिसका नाम मैं लिख देता हूं डेल्टा v। और अगर आपने एक वेक्टर बनाया है जिसका एरो यहां पर है और वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, तो ये जो वेक्टर मैं बनाऊंगा अब, ये वेक्टर इन दोनों का v और डेल्टा v का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। और इस सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई है। वो कैसे हुई है वो हमने यहाँ साइड में वेक्टर के फॉर्म में शो कर दिया कि अगर बॉडी की वेलोसिटी v में डेल्टा v ऐड कर दिया जाए तो उसकी नई वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो जाती है। अब इस v और इस v प्लस डेल्टा v में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और डायरेक्शन का कितना फर्क है? ये फर्क है जो डेल्टा v। आप अगर इनको मेजर करके देखोगे, इस वाले वेक्टर को मेजर करके देख लो, इस वाले को मेजर करके देख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों की लंबाई सेम ही आएगी। लेकिन ये जो इनमें ये फर्क दिखाई दे रहा है वो डेल्टा वी फर्क है। यहाँ पर ये वेक्टर वी है, उससे इस तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वही वेक्टर वी प्लस डेल्टा वी आया है। ये वी प्लस डेल्टा वी में वी से जो चेंज हुआ है वो डेल्टा वी का सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है, मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं है। और ऐसा होने के दौरान जो दोनों के बीच में एंगल सबटेंड हुआ है वो डेल्टा थीटा हुआ है। ये बात वेक्टर नोटेशन में यहां पर एक्सप्लेन कर दी गई कि जितनी देर में बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई, उतनी देर में एंगल उन दोनों के बीच में या दोनों पोजीशंस के बीच में डेल्टा थीटा बन गया है, यानी उतनी देर में एंगल डेल्टा थीटा सबटेंड हुआ है। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा है? डेल्टा टी, यानी बॉडी की वेलोसिटी को v से v प्लस डेल्टा v होने में डेल्टा टी टाइम लगा है और इतनी देर में एंगल बन गया है डेल्टा थीटा। ये इस सर्कुलर मोशन को हमने वेक्टर नोटेशन में शो कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। पहले ये पूरी सिचुएशन अच्छी तरह समझ लें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमने ये कंसीडर नहीं किया कि बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला है, हमने ये कंसीडर किया है कि बॉडी की वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदला है, और ये v और ये v प्लस डेल्टा v बिल्कुल सेम है। अब हम अगर इस पॉइंट को मान लें सेंटर और ऐसे करके यहां पर पूरा बना दें सर्कल, तो हमारा जो फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा की जगह आप लिखोगे डेल्टा थीटा, आर्क की जगह आप लिखोगे ये जो कि है डेल्टा वी,
और रेडियस की जगह आप लिखोगे v। इसी वेक्टर नोटेशन में हमने इसको सेंटर मान के ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। और ये सर्कल जब आप कंप्लीट करोगे तो इसी को आप आर्क मानेंगे, ये सेंटर वाला एंगल है और ये इस सर्कल का रेडियस बन जाएगा। ये हमने स्पेशली अलग, ये तो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन हो रहा है कि बॉडी यहां से भाग रही है, लेकिन ये एक्चुअल का सर्कुलर मोशन नहीं है। इस सर्कुलर मोशन में ये दिखाया गया है कि बॉडी की वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v होने के लिए उसमें डेल्टा v का चेंज आता है, जो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है। और ऐसा चेंज होने के दौरान जो एंगल का चेंज होता है या एंगल सबटेंड होता है वो डेल्टा थीटा होता है। तो ये जो सर्कल बना है ये एक रिप्रेजेंटेशन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है जब उसमें डेल्टा वी का चेंज आता है, तो नई वेलोसिटी ये बन जाती है। और यहाँ पर भी इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए दोनों को रेडियस कंसीडर किया जा सकता है, और इसीलिए हमने एक इमेजिनरी सर्कल बना दे। और इस इमेजिनरी सर्कल में हमने थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया। ये मैंने एरो यहाँ नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की। ये डेल्टा वी भी उस इतने एरो का सिर्फ मैग्नीट्यूड है जो डायरेक्शन का चेंज बताता है, कितना डायरेक्शन का चेंज हुआ। अब आप डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी वो टाइम है जितनी देर में वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हुई है, इसीलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब आपने डिवाइड जब किया है, डेल्टा थीटा के नीचे भी डेल्टा टी लिखा है और राइट साइड में भी डेल्टा वी के नीचे डेल्टा टी लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर का वी अलग से। अब डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। इस चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन याद रहे यहां पर ये डेल्टा वी इज नॉट द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द मैग्नीट्यूड, due to the change in magnitude. This is the change in velocity due to the change in direction. A delta v is the direction change in direction of velocity in time delta t. तो इसे हम rate of change of direction of velocity कहेंगे। और ये एक्सेलरेशन सिंपल एक्सेलरेशन नहीं, कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? सेंट्रीपिटल। इसका नाम सेंट्रीपिटल ही क्यों रखा है मैंने बताया, ये बाद में आपको समझाया जाएगा, बट फिलहाल आप इसे कह सकते हो an acceleration. This is an acceleration which is due to the change in direction of velocity. और साथ में नीचे आप v लिखोगे, ये वाला v as it is आ गया, इतने पोर्शन को आपने a लिखा है। और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आप पहले पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसे याद नहीं है वो नोट्स में देख सकता है, नहीं तो पिछला लेक्चर रिवाइंड करके देख सकता है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कहलाएगा ओमेगा। यहां मैं साइड में याद दिला दूं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और फिर आपने एक फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में और सीखा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसके हिसाब से लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू, यहां सिंस लिख देते हैं, सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? v बाय आर। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर
ओमेगा की जगह आप लिखोगे v बाय आर इज इक्वल टू a अपॉन v, और a की वैल्यू v को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगी v स्क्वायर बाय आर। ये जो आपका फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है उस एक्सेलरेशन का जो बॉडी की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से नहीं आता, बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से आता है, जिसका नाम हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिलहाल सेंट्रीपिटल वर्ड पर ध्यान न दें, ये वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और इस फॉर्मूले में अगर हम v की जगह ये ही वैल्यू पुट कर दें दोबारा से, तो और a इज इक्वल टू v की जगह आप अगर r ओमेगा पुट करेंगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो आपके पास एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी बन सकता है। r से एक r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास r ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस ये फॉर्मूला आपको तब यूज कर लेना चाहिए जब आपको बॉडी की लीनियर वेलोसिटी गिवन हो, और ये फॉर्मूला आपको तब यूज कर लेना चाहिए जब आपको बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, यानी ओमेगा। दोनों ही फॉर्मूले सेम हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हैं, या यूं कहें उस एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी जब होती है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तब उसमें वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से आता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो आपने क्या सीखा था कि सर्कुलर मोशन में घूमती हुई बॉडी जो होती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन भी कर रही है तब भी सर्कुलर मोशन करते हुए उसका डायरेक्शन लगातार बदलता है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आपने देख लिया। वेलोसिटी का डायरेक्शन v से v प्लस डेल्टा v हुआ, ऐसा होने में डेल्टा थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको आपने वेक्टर नोटेशन में दिखाया कि v से डेल्टा v चेंज होने पर नई वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v होती है, जिसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाता है। आपने आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाया, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड किया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये दो फॉर्मूले अब आपको हमेशा याद रखने हैं। अब आज के नेक्स्ट टॉपिक पर आपको लेकर चलते हैं, जो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कंप्लीट कर देगा और आपको एक आज के लिए नई जानकारी देगा। आज के लिए आखिरी नई जानकारी। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने के बाद आपने, मैं यहां कुछ चीजें हटा दे रहा हूं, आपके पास तो ये हमेशा रहेगा ही, अब कभी भी रिवाइंड करके देख सकते हो। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने पर आपने सबसे पहले पढ़ा कि सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है। जिसकी वजह से उसमें एंगुलर वेलोसिटी आती है। और फिर आपने सीखा कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी आता है, तो आपने एक्सेलरेशन भी निकालना सीख लिया। जब तक आप किसी भी मोशन के बारे में ये सब चीजें पढ़ते रहते हो, तब तक आप पढ़ रहे होते हो उस मोशन का काइनेमेटिक्स।
ठीक है जी। लेकिन जब आप ये पढ़ते हो कि उस मोशन का कॉज क्या है, तब आप पहुंच जाते हो उस मोशन के डायनेमिक्स में। और मोशन का कॉज एक ही होता है, क्या होता है वो कॉज? वो कॉज होता है फोर्स। कोई ना कोई फोर्स जरूर होती है जो बॉडी को मोशन करा रही होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां आपको एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है। एक्सेलरेशन बॉडी में एक ही वजह से होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला बना है। किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन होगा ये तभी पता चल पाएगा जब उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स पता चल जाए। या यूं कहें, अगर आपने किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ये पता पहले लगा लिया, तो आपको ये पता चल सकता है कि उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला फोर्स कितना होगा। यहां पर भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा उसको एक्सेलरेशन करवाने के लिए। बिना फोर्स लगे बॉडी में कभी एक्सेलरेशन नहीं होता। जब तक बल्कि फोर्स नहीं लगती है तो वो बॉडी जैसा है वैसा ही रहता है। यहां बॉडी जैसा है वैसा ही नहीं है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है। भले ही वैल्यू नहीं बदल रही, उसकी वेलोसिटी का क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है लगातार। ये बात को रिकॉल करने के लिए हम आपको फोर्स वाले चैप्टर में ले चलते हैं। ये हम आ गए हैं फोर्स वाले चैप्टर में। जिस दिन हमारा डायनेमिक्स शुरू हुआ था, हमारी ब्रांच, उस दिन आपको बताया था हम डायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन यूनिट का नाम है और पहला चैप्टर है फोर्स। और आपको बताया था फोर्स इज अ पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स एक ऐसी चीज है जो बॉडी पर या तो पुश करता है उसे या पुल करता है उसे, जिसकी वजह से बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आ जाती है, या फिर अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, जो इंपॉर्टेंट बात यहां इस चैप्टर में यूज होगी बहुत ज्यादा। आपको बताया गया था कि फोर्स कैन प्रोड्यूस 5 इफेक्ट्स। जो हमारी फोर्स है, कोई भी फोर्स दुनिया की 5 काम कर सकती है। पहला था, बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकती है, यानी रुके हुए बॉडी को चला सकती है। मोशन से रेस्ट में ला सकती है, यानी चलते हुए बॉडी को रोक सकती है। वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकती है। और 5वां काम जो इस चैप्टर जो आपका चल रहा है सर्कुलर मोशन, उसमें काम आएगा, डायरेक्शन चेंज। यहां आपका जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसे मैंने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम दिया गया, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो रहा है। इनमें से कोई काम नहीं कर रही है आपकी फोर्स। यहां ना रेस्ट से मोशन में ला रही है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में है, ना मोशन से रेस्ट में बॉडी रुक नहीं रही, सर्कुलर मोशन में ही है। ना बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ना बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सिर्फ उस बॉडी की वेलोसिटी का या उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी जो फोर्स इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो फोर्स इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, वो एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है बॉडी का, या कर रही है। और अगर किसी बॉडी पर फोर्स
लगती है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूविंग है, तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगी। अगर उसके ऑपोजिट लगती है तो उसे डिक्रीज कर देगी या रेस्ट में ले आएगी, या मोशन से रेस्ट में ले आएगी, या रेस्ट से मोशन में ले आएगी। ऐसी फोर्स जो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सके, जैसा कि इस केस में हो रहा है, वो फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगती है या लगनी चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि ऑलरेडी मूविंग बॉडी का लगातार चेंज होता रहे क्या डायरेक्शन, तो आप उस पर एक फोर्स लगाओ जो उसके वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगे। ऐसी फोर्स हमेशा उस बॉडी का सिर्फ और सिर्फ चेंज करती रहेगी डायरेक्शन। और सर्कुलर मोशन में जब बॉडी होती है तो उसकी वेलोसिटी को आप टेंजेंट से शो करते हो। ये सब वेलोसिटी के जो डायरेक्शन है ये सर्कल पर कैसे बनाए गए हैं, टेंजेंट। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो टेंजेंट क्या होता है। और जो आपकी फोर्स लग रही है वो आपको दिखाया गया है अलोंग द रेडियस लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। और आपको 10th क्लास में टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, उसकी वेलोसिटी को लगातार चेंज करने के लिए एक फोर्स काम कर रही होती है जो उस वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स ही ना वेलोसिटी को बढ़ाएगी ना घटाएगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। मैं अभी आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है, इसलिए इसको लगना होता है रेडियस के अलोंग। और रेडियस के अलोंग लगने की वजह से ये सेंटर की तरफ लग रही होती है, और सेंटर की तरफ लगने की वजह से ही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्री वर्ड आया है सेंटर से और पिटल वर्ड आया है सीकिंग से। सीकिंग मतलब इच्छा रखना या उस तरफ होना, ऐसी चाहत होना। यानी इस फोर्स की चाहत है कि वो सेंटर की तरफ लगे। सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंटर को खोजने वाली फोर्स है, सेंटर की चाहत रखने वाली फोर्स है। तो सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ होने की वजह से इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यह एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। मैंने अभी बोला था कि ये जो एक्सेलरेशन है, आप ये मान के चलो ये एक्सेलरेशन बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से है, लेकिन नाम उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्योंकि इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली फोर्स बॉडी सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। इसलिए उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पड़ा है। और ये फोर्स सेंटर की तरफ क्यों लगती है? क्योंकि उस फोर्स को वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगना होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं लगेगी तो वेलोसिटी को बढ़ा देगी या कम कर देगी। परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स ही सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर कोई भी बॉडी भाग रही है ना, भागते भागते उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो तो वो उसका डायरेक्शन बदलेगी, सिर्फ उसका वैल्यू नहीं बदलेगी। तो वैल्यू नहीं बदल रहा, डायरेक्शन बदल रहा है। और ऐसी फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है और वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर सिर्फ रेडियस होती है, रेडियस सेंटर की तरफ होती है, तो ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। सेंटर की तरफ लगने की वजह से इस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा है, और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पड़ा है।
तो ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रीजन, यानी इस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने का रीजन क्या है। अब आपको डिटेल में दिखाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और उसके प्रैक्टिकली कहां कहां वो लग रही होती है। तो ये आपको दिखाते हैं अब कुछ प्रैक्टिकल नेचुरल और मैन मेड केसेस। सबसे पहले ये क्लियर कर लें, द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी whose direction is always towards the center of the circular path and is perpendicular to the direction of velocity. An external force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. ये क्या कहना चाहता है वो आप ध्यान से समझ लो। ये जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो हमने फाइंड आउट किया है, इसके बारे में आपको क्या चीज बताई गई कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होता है। ठीक बात। और इस एक्सेलरेशन या किसी भी एक्सेलरेशन का कारण हमेशा होती है कोई ना कोई फोर्स। तो इस एक्सेलरेशन का कारण भी फोर्स है, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, क्योंकि ये हमेशा सर्कल या बॉडी जिस सर्कल में घूम रही है उसके सेंटर की तरफ लगती है, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के डायरेक्शन के। तो पहली लाइन यानी यहां से यहां तक का जो लाइन है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाई ये बात, कि ये जो एक्सेलरेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से हुआ, उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली फोर्स जो होती है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इसी वजह से इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है, और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही होती है। इसीलिए ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल सकती है। अब मैं आपको इसके कुछ केसेस दिखाता हूं। ये एक सर्कल में घूमती हुई बॉडी है, आप देख रहे हो, ये ऐसे एरो दिखाया यानी क्लॉकवाइज, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही हो तो बॉडी की वेलोसिटी का लगातार डायरेक्शन नहीं बदलता रहेगा और बॉडी सर्कल में नहीं घूमेगी। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल केसेस बताता हूं। पहले मैनुअल केस देखो। ये एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रस्सी है और इसने यहाँ इस रस्सी में कोई ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है। हैंग कर देते हैं इसे रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट, पत्थर वत्थर कुछ भी बांध लिया, और अब ये इसको गोल गोल घुमा रहा है। देख रहे हैं एरो से, जब ये इसको गोल गोल घुमा रहा है तो इसकी वेलोसिटी का लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। ये आप देख रहे हो फोर्स, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन है। रस्सी तन जाती है ना जब आप पत्थर बांध के गोल गोल घुमाते हो, यहाँ ये जो टेंशन है स्ट्रिंग की, यही इस फोर्स का काम कर रही है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और आप देखो ये सेंटर की तरफ, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर की तरफ लग रही है। अब खामखा रस्सी में पत्थर बांध के घुमाने का तो कोई मतलब नहीं है। इसका प्रैक्टिकल जो फायदा वाला वर्जन है वो देखते हैं। ये जो एथलीट आपको दिखाई दे रही है और इसने ये एक स्ट्रिंग या ये चेन जैसी एक चीज होती है जिससे एक बहुत भारी लोहे का गोला बंधा होता है, आयरन का बॉल, और ये एक जगह पर ये सर्कल सा दिखा होता है, एक
जमीन पर, इसके अंदर इसको गोल गोल घुमाती है पहले बहुत तेज तेज, और फिर घुमाकर बहुत दूर फेंकती है। हैमर थ्रो कहते हैं इस इवेंट को। और जो जितना दूर फेंकता है उसको, सबसे ज्यादा दूर फेंकने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है। यहां पर भी ये गोला जब तक घूमता रहता है, जब तक इसने इसको इस चेन से पकड़ा होता है, और ये चीज सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है, जैसे ये इसको छोड़ देती है, यहां पर लाके मान लो इसने इसे छोड़ दिया, छोड़ने पर ये सीधा 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 जाता रहेगा, फिर इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसने इसको जैसे ही छोड़ा ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गई। जब तक किसी बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगती तब तक वो सर्कल में घूम ही नहीं सकता, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, क्योंकि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही होती है, परपेंडिकुलर लग रही होती है। उसके बाद आप इस केस को देखो, ये केस में ये न्यूक्लियस है, एक एटम का डायग्राम आपको दिखाया है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और आपको ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने रखें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यहां, और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। यहां इन दोनों के बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काम करती है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वो इस तरह लग रही होती है कि वो लगातार फोर्स लग रही है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वो लगातार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, और इसके डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही ये ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। यानी जब तक आप रस्सी से पकड़े हो तो रस्सी का टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स का, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप इस केस को देखो, ये भी नेचुरल केस है। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं और प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। वहां वो एक रस्सी से तो नहीं बंधे होते, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी रस्सी से तो नहीं बंधा है, लेकिन फिर भी सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। और ये प्लैनेट जिसके हम अर्थ दिखाया है, फोर्स सेंटर की तरफ, वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, हमेशा परपेंडिकुलर, लगातार डायरेक्शन चेंज। कोई भी सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रहा हो या प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हो, यही फोर्स काम करती है। यहां पर ये दिखाया गया है कि ये कार है जो कि एक सर्कुलर टर्न ले रही है। जब ये सर्कुलर टर्न ले रही है तो कार के अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग को घुमा रहा है गोल गोल, और वो गोल गोल जब घुमाता है तो टायर उससे अटैच्ड होते हैं, वो भी गोल घूम जाते हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर। ये उसका सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर कार के स्टीयरिंग को घुमाया नहीं जाएगा तो सीधे जाते जाते ऐसे चली जाएगी। तो यहां पर अब ये सेकेंड बात शुरू होती है, एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। कोई एक्सटर्नल फोर्स जो चाहिए ही चाहिए टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कहा गया है यहां, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी का तो क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेन बात अब आप समझ लो ध्यान से कि जब भी कोई बॉडी आपको पता चले कि सर्कल में घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो
उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही होगी, चाहे वो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, या हम रस्सी को पकड़ते हैं तो टेंशन रस्सी वाली जो फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स जरूर लग रही होगी जो उसके सेंटर की तरफ लग रही होगी, क्योंकि सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स ही वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग सकती है, और इसीलिए वो लगातार डायरेक्शन चेंज कर सकती है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकती। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार है। आप दुनिया में किसी भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दोगे तो उसके बारे में ये बता दिया जाएगा कि ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। जैसे यहाँ टेंशन काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वो टुवर्ड सेंटर लगती है। सेंटर सीकिंग सेंट्रीपिटल का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो सेंटर सीकिंग, सेंटर को तलाशता हुआ, यानी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां आपको दिखाया गया है ये ए के नीचे सी लिखा है सबस्क्रिप्ट में, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है? सेंटर की तरफ, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगती है उसी तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन है जो फोर्स का होता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगती है, ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए लगती है, हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। इसी वजह से वो बॉडी का डायरेक्शन चेंज करती रहती है, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी का टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट की तरफ होता है, और फोर्स लगती है रेडियस की तरफ। वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सर्कल के सेंटर की तरफ ही लगता है। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी एक ही लाइन में बना सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू ma है, तो F सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो बॉडी घूम रही है सर्कल में उसके मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सेलरेशन आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो। एक्सेलरेशन क्या है? v²/r। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। न्यूटन में ही नापी जाएगी, बाकी किसी भी फोर्स की तरह ही। तो आज के बाद आपको एक या दो नए फॉर्मूले याद रखने हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आपको डिराइव भी करवाया, और ये एक्सेलरेशन जिस फोर्स की वजह से होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला बनाने के लिए एक ही लाइन है। हर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बॉडी जो घूम रही है सर्कल में, जैसे यहाँ एक पत्थर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये गोला है, इसका मास, और उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन आपने पहले ही पता लगा लिया है, v²/r। एक्सेलरेशन की जगह v²/r डाला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r आ गया। फोर्स न्यूटन में नापी जाती है। तो अब आप याद रखोगे एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जो जरूरी है टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। The acceleration produced due to centripetal force is called centripetal acceleration। उस फोर्स की खास बात क्या है? एक तो वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, और वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, और जब तक वो फोर्स लगती है बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है। हर सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई बॉडी पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है। तो अब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स तक का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है, कंप्लीट होता है।
अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स से आगे की बात बताई जाएगी और 2-3 उसके एप्लीकेशंस हैं, तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।